पुष्पतरण ये देखो सामने। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल से तात्पर्य क्या है? हम पहले दुनिया भर में अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, पैसा कहाँ से आता है, लोग क्या करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। तो इसके अंतर्गत हम दो तीन चार चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे क्या, कृषि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कृषि। जैसे हम पढ़ेंगे क्या, उद्योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उद्योग। जैसे हम क्या पढ़ेंगे, खनिज। क्या पढ़ेंगे? खनिज, है ना। ये सब क्या कहलाता है? आर्थिक। सामाजिक में हम जनजातियां पढ़ेंगे, संस्कृति पढ़ेंगे, है ना, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन। सांस्कृतिक भूगोल में तीज त्योहार, मेले इत्यादि ये सब चीजें आती हैं वो पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? आर्थिक भूगोल से। आर्थिक भूगोल से जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक जियोग्राफी, इसे हम दो हिस्सों में मेनली बांट सकते हैं। एक तो विश्व की कृषि और दूसरा खनिज। अब चूंकि खनिज के अंतर्गत ही उद्योग आ जाते हैं, फैक्ट्रियां आ जाती हैं, काय के अंतर्गत? खनिज के अंतर्गत। ठीक है। तो शुरुआत इकोनॉमिक ज्योग्राफी से मतलब क्या है भाई? पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो पैसे के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो लोग किसानी करते हैं, या उद्योग धंधे फैक्ट्रियां कारखाने चलाते हैं। तो खनिज खदानों से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि की। कृषि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम कृषि की बात करें तो जैसे कि आपके नोट्स में दिया हुआ है, ये नोट्स में ऊपर से ही एक, वैसे अपन समझते हैं कृषि किसे कहते हैं भाई? मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए जिन फसलीय पौधों का को उगाता है ना, मानवीय तरीके से पौधों का उगाता है, उस पौधों को उगाने की और उस उनसे बीज प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। देखो पौधे तो वैसे भी उग रहे हैं, बरसात हुई पौधे उगे, उन्हें कृषि नहीं कहा जाता ना। कृषि किसे कहा जाता है? जिसे हम खुद बीज डालते हैं, खुद बीज उगाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जीवाणुओं जीवों से, कीटों से, प्राकृतिक आपदाओं से, है ना। और उस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। शुरुआत से मनुष्य किसान तो था नहीं। जब मनुष्य मनुष्य आदि मानव हुआ करता था, जब हम जंगलों में रहा करते थे, तब हम बंदरों के जैसे हुआ करते थे। धीरे धीरे हमने सभ्यता की ओर विकास किया होगा, और धीरे धीरे फिर हमने जो है, पहले खाना बदोश टाइप की जिंदगी थी कि जहाँ भोजन मिल जाए वहाँ रहते थे, भोजन खत्म हो जाए तो आगे बढ़ जाते थे। शिकार करते थे, जंगलों में गुफाओं में पेड़ों पर रहा करते थे। पेड़ों से गुफाओं से हम बाहर निकले, और फिर अब हमने झुंड बनाकर शिकार करना शुरू किया, और फिर अब एक प्रकार साथ रहने लगे। तो धीरे धीरे से सामाजिकता का विकास होता है। और फिर स्वाभाविक सी बात है कि जब खाना यानी भोजन का जब संख्या बढ़ती गई हमारी, तो भोजन का अभाव होता गया। और भोजन का जब अभाव हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हमें भोजन प्राप्त करने के कुछ नए रास्तों की खोज करनी थी, और हम लोगों ने जो है कृषि करना शुरू किया। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होती। नवपाषाण काल, है ना, में काय की कृषि की शुरुआत होती है। ये हम कह सकते हैं 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व के बीच की बात है। इसे क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल मतलब जब मनुष्य पत्थरों का उपयोग करता था। 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तब मनुष्य ने कृषि करना शुरू की। और धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ती गई, समय बीतता गया, हमने अपने उस कृषि करने के तरीकों में नई नई प्रक्रियाएं शामिल करे गए। टेक्नोलॉजी, उद्योग, आप अभी आप सब लोगों में से भी बहुत से लोगों ने देखा हुआ, आज भी हम नई नई तकनीकी का उपयोग कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं। मैंने जब हम बच्चे हम छोटे थे तब इतना ज़्यादा लोगों के यहाँ ट्रैक्टर भी नहीं हुआ करते थे, है ना। हल बैलों से खेती हुआ करती थी। कोई कीटनाशक खाद का उपयोग नहीं करते थे, अच्छी अच्छी किस्में नहीं थी बीजों की। पर समय के साथ साथ चूंकि जनसंख्या बढ़ती गई, देखिए आपने एक बात सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध बात है, वो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने ये लाइन सुनी होगी। जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ नया नहीं करोगे। नया कब करोगे आप? जब आपको लगेगा कि यार अब क्या करना चाहिए। अब तो हम बढ़ते गए, जमीन तो वही है ना, हम बढ़ रहे हैं। एक बब्बा है थे, उनके 9 मोड़ा हो गए, और उनसे उनसे पूरा गांव बस गए। ऐसे कितने बब्बा है थे, कितने औलाद पैदा हो गई, 150 करोड़ हो गए हम। 150 करोड़ हो गए हम, भारत विश्व में दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या में।
पर जमीन तो वही है ना हमारे पास। अब इतने लोग जो पैदा हो गए हैं उन्हें खाने की दिक्कत तो है ना, जमीन बढ़ नहीं रही है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। पहले आप 1 बीघा में 4-5 कुंटल गेहूं काट के संतुष्ट थे, आज आप 15 से लेके 20 कुंटल गेहूं काट के भी संतुष्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि अब आबादी इतनी हो गई है, आपकी आवश्यकताएं इतनी हो गई हैं, भोजन की आवश्यकता है और भी अन्य आवश्यकताएं। तो कृषि के तरीके बदलते गए, कृषि के प्रकार, गहन कृषि होने लगी, इस या अन्य नए बीजों का, नई टेक्नोलॉजी का, नए जो ट्रैक्टर या या अपने जो भी साधन है, औद्योगिक तकनीकी साधनों का हम प्रयोग करने लगे, नए नए बीज आने लगे, नए नए खाद आने लगे। और फिर आपने नाम सुना होगा, विश्व में एक हरित क्रांति की शुरुआत होती है। किस बात को लेकर हुई हरित क्रांति की शुरुआत? कि भाई लोग बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं गुणात्मक तरीके से, जबकि उत्पादन बढ़ रहा है धनात्मक तरीके से। गुणात्मक तरीका समझते हो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। और फसल उत्पादन बढ़ रहा है कैसे? धनात्मक, 2 4 6 8 10। तो ये भैया इससे क्या है कि लोग भूखे मरेंगे। इसीलिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो है नए नए कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि हाइब्रिड फसलें ही होने लगी हैं, है ना। ऐसे ऐसे बीज आने लगे हैं जो 1 बीघा में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, कम सिंचाई की यानी आवश्यकता पड़ती है, कम समय में जो आ जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई? फसल, फल, सब्जियां उगाना एवं मवेशी पालने की क्रिया सम्मिलित, यानी कि पशुपालन और कृषि को साथ साथ में पढ़ा जाता है। मवेशी मतलब क्या? पशुपालन, पशु, गाय भैंस भेड़ बकरी इत्यादि। विश्व में 60% से अधिक लोग कृषि कार्य से अपनी जीविका चलाते हैं। दुनिया में 60% लोग ऐसे हैं जो आज भी अपना जीवन काश चला रहे हैं, किसानी से चला रहे हैं। ठीक है। कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे कि जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, निराई मतलब होता है गोड़ना, खोदना, है ना, निराई, कटाई आदि सम्मिलित, सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। क्या खेती की जाती है? धान। धान मतलब चावल। चावल के ऊपर जब तक छिलका लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? धान कहते हैं, है ना। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकारों की। क्या बात करते हैं? कृषि के प्रकारों। कृषि के प्रकार की बात करें तो कृषि 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, एक होती है निर्वाह कृषि और दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। देखो, निर्वाह कृषि से मतलब होता है कि लोग इसलिए खेती कर रहे हैं कि उन्हें अपना जीवन पालन पोषण करना है। और वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापारिक। क्या होता है? व्यापार। लोग इसलिए खेती कर रहे हैं कि उन्हें जो है इससे इसका उपयोग काय के लिए करना है? व्यापार के लिए करना। काय के लिए करना है? बिजनेस के लिए करना। मतलब चीजों को ज्यादातर उद्देश्य उन्हें काय का है? बेचने का है। क्या है? बेचने का, है ना। और निर्वाह कृषि किस लिए की जा रही है? कि भाई अपना पालन पोषण हो सके। ठीक है। निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है आदम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का, गहन का मतलब होता है घना, भाई हर साल वो खेत में जो है हमने जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम गहन कृषि करते हैं, हमने गेहूं बो दिए, चना बो दिए, इसके बाद फिर हम गर्मियों में मक्का बो देंगे, फिर अब उसके बाद में फिर हम जो है अपना खरीफ की फसल पैदा कर लेंगे। खरीफ की फसल आप जानती हैं जून जुलाई में जो बोई जाती है, सोयाबीन उड़द वगैरह बो देंगे। लगातार खेती करना मतलब क्या होता है? गहन कृषि। दूसरी क्या है? आदिम कृषि। आदिम का मतलब होता है जो पुरानी परंपराओं के तरीके से खेती करना। पुरानी परंपराओं के तरीके से खेती करना, नई चीजें उसमें सम्मिलित नहीं है। जैसे इसमें भी 2 प्रकार होती है, स्थानांतरित कृषि और चलावासी या पशुचारण। भाई स्थानांतरित कृषि मतलब क्या होती है? ये इस कृषि मतलब अभी हमने एक जगह खेती की और फिर अगले साल उस जगह को खाली छोड़ के दूसरी जगह खेती की, मतलब हम जगह को बदलते रहते हैं। वो कृषि क्यों करनी पड़ती है उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। स्थानांतरित कृषि को उत्तर राज्यों में झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में अलग अलग स्थानों में से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जनजातियां लोग इस प्रकार के, आदिवासी लोग इस प्रकार की खेती को करते हैं। चलवासी या पशुचरण मतलब क्या होता है? कि लोग पशुओं को चरा रहे हैं, पशुओं को चरा रहे हैं, वहीं पर रुक गए, थोड़ा बहुत कुछ बोवा लिया, काट लिया, आगे फिर चले गए, फिर कहीं और पशु चराएंगे। तो चल बस ये मतलब आदम मेरे आदम मतलब पुराने तौर तरीके से खेती करना। और ये गहन निर्वाह कृषि मतलब बहुत लगातार एक जगह रुक के साल भर फसल उगाते ही रहना, क्या कहलाती है? गहन कृषि। ये दोनों ही कृषि कैसी हैं?
ये दोनों ही कृषि जो है ये है हमारी एक प्रकार से जीवन यापन मतलब मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली कृषि। अब ये जो कृषि दी है वाणिज्यिक कृषि मतलब ऐसी है व्यापारिक फसलें जिनके अंतर्गत उगाई जाती हैं, मतलब ये इनका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना, बिजनेस करना, उसके लिए फसलें उगाना। जैसे मैं कहूँगा आपसे कि मैंने गन्ना उगाया, अब गन्ने का उपयोग, या हमने सोयाबीन उगाया, अब सोयाबीन से हम कोई दाल तो बनाते नहीं हैं, सोयाबीन की रोटी तो बनती नहीं है, और सोयाबीन से तेल हम घर पे निकाल नहीं सकते, हमारे कोई उपयोग का सोयाबीन तो है नहीं है। हम सोयाबीन क्यों बो रहे हैं, आप समझ पा रहे हो? सोयाबीन को हम सीधा काट करके बेच देंगे, वो फैक्ट्री जाएगा, फैक्ट्री में उसका तेल निकाला जाएगा, या उससे सोया पाउडर बनाया जाएगा, या बड़ी बनाई जाएंगी, XYZ जो भी बनाया जाए, मतलब वो हमारे काम का नहीं है ज़्यादातर। जैसे गन्ना है, आप गन्ने को भले आप कहो कि साहब हम थोड़ा बहुत गुड़ बना लेते हैं, पर वो बड़े स्तर पर नहीं करते, आप थोड़े बहुत छोटे स्तर पर कर लेते हो। गन्ना भी सीधा काट के बेचा जाता है। आप कहो कपास, कपास से कपड़े हम घर नहीं बनाते, कपास को काट कर हम सीधा मंडी में बेच देते हैं। तंबाकू, तंबाकू हम सीधा बेच, ऐसी फसलें जिनको हम काट कर सीधा व्यापारिक हितों के लिए, औद्योगिक हितों के लिए सीधा बेच देते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, वाणिज्यिक कृषि। मिश्रित कृषि कुछ यूरोपीय राज्यों में की जाती है, जो गहन कृषि और मिश्रित कृषि साथ में हम भी लगभग लगभग करते हैं। रोपण कृषि क्या होती है कि भाई पहले क्या लगाई जाती है, पौध लगाई जाती है, फिर उसके बाद में उसके खेतों में से लगाया जाता है। रोपण मतलब रोपना, जैसे कि धान देखा ना, धान की पहले हम पौध लगाते हैं, सब्जी, सब्जी की पहले टमाटर की पौध लगाते हैं, भटा की पौध लगाते हैं, फिर उसके बाद में उन पौधों को अलग अलग जगह रोप देते हैं, रोपण कृषि। इसमें एक और आ जाती है बागानी कृषि। क्या आ जाती है? बागानी कृषि। बागानी कृषि मतलब जिसके बागान बनाए जाते हैं, जैसे चाय के बागान, कॉफी के बागान, समझ रहे हो? बागान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बागान बनाए जाते हैं। तो ये सब कृषि काय के अंतर्गत आती हैं? वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आती हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निर्वाह कृषि की। निर्वाह कृषि के अंदर पहले हम बात करते हैं गहन कृषि की। तो गहन कृषि क्या है, नोट्स में भी देख सकते हैं आप। निर्वाह कृषि के प्रकार। निर्वाह कृषि, इस कृषि के अंतर्गत कृषक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि कार्य करता है। जैसे देखो आप, नाम से ही समझ में आता है निर्वाह। निर्वाह का मतलब क्या होता है? जीवन चलाना। भाई जो कुछ वो कर रहे हैं, बुवाई कटाई कर रहे हैं, वो काय के लिए कर रहे हैं? वो अपने जीवन को चला। इसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी मतलब क्या? बहुत ज्यादा मशीनों का प्रयोग नहीं करते, और जो लोग जो काम करते हैं वो सब घर के ही लोग। पारिवारिक श्रम का मतलब क्या होता है? घर के ही लोग काम कर लेते हैं। हम सभी खुद ही बो लेते हैं, खुद ही परिवार के लोग काट लेते हैं, मतलब समझ रहे हो बात को? क्योंकि घर का पेट, मतलब पेट पालने के लिए, सीधी सी बात क्या है, पेट पालने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी मतलब क्या है? बहुत बड़ी हैवी मशीनें वगैरह का प्रयोग नहीं होता, छोटे लेवल के, भाई अपन ने जो बना लिया, जो मिल गया उसी से कर लेते हैं, किया जाता है। इस कृषि को हम पुनः दो वर्गों में बांट सकते हैं, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि मतलब क्या कि इस प्रकार की कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर अधिक श्रम करके फसलों का उत्पादन करता है। एक जमीन का टुकड़ा, उसके पास 2-5 बीघे जमीन है, उसी में बोता रहता है, हर साल काटता रहता है, जिसमें वो एक वर्ष में एक से अधिक फसल प्राप्त करता है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, लगातार बोते रहना, एक साल में एक से अधिक फसल प्राप्त करना। जैसे हम बोते हैं ना, एक रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल बोते हैं। कभी कभी जिन लोगों के पास पानी है वो गर्मियों में भी कुछ बोवा देते हैं, जहाँ औजार को डर नहीं है। औजार जानते हो ना, गंजे भैंसा नहीं घुसे। अब ये सब हम, अभी हमारी जो फसल बोई है उसका नाम क्या है? रबी की फसल। अब वो कटने वाली है, मार्च अप्रैल में कट जाएगी, है ना। गर्मियों में हम जो फसल बोते हैं उसे बोलते हैं जायद की फसल। खास तौर पे उस पर क्या बोलते हैं, उस समय हम ऐसी फसलें बोते हैं जो बहुत जल्दी आ जाएं। जैसे कि क्या क्या बोलते हैं अपन अपन तरबूज लगा दें, ककड़ी लगा दें, खीरा लगा दें, खरबूज लगा दें, चीमरी लगा दें, ऐसी फसल लगाते हैं। कुछ लोग मूंग वगैरह बो देते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, उड़द वगैरह बो देते हैं, पर वो अपने इधर ज़्यादा, चूंकि बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है, सिंचाई की दिक्कत है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाते। फिर इसके बाद में आप जब आषाढ़ आ जाता है, जून जुलाई आ जाती है, तो फिर हम उस समय जो फसलें बोते हैं उन्हें बोलते हैं खरीफ की फसलें। क्या की फसल बोलते हैं? खरीफ की फसल है। तो वो उसमें हम सोयाबीन बोते हैं, धान बोते हैं, कपास बोते हैं, है ना, ऐसे उड़द बोते हैं, वो फसलें मक्का बोते हैं, काय की फसल होती है वो खरीफ फसल। कहने का तात्पर्य गहन का मतलब होता है घना, लगातार, यानी साल में कम से कम दो या दो से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है? गहन कृषि। क्या कहलाता है? गहन कृषि। बात सही में आ रही है आप लोगों को? तो ये, इसमें वो एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाता है। इस खेती को मुख्य फसल क्या होती है? चावल होती है। क्या होती है? चावल। अब हम पहली कृषि की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत गहन कृषि के बाद दूसरी कृषि कौन सी आती है? हमने कहा साहब
स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, देखो जैसे हमने कहा था कि कृषि कितने प्रकार की है भाई, हमने कहा गहन कृषि और दूसरी आदिम कृषि। गहन कृषि हम समझ गए, एक छोटी सी जमीन पे लगातार खेती करते रहे ना, गहन कृषि। ये है दोनों निर्वाह कृषि के प्रकार, गहन कृषि। और आदिम का मतलब क्या होता है? पुराने तौर तरीकों से की जाने वाली खेती, या एक जगह रुककर ना की जाने वाली खेती। क्योंकि मनुष्य, आदिम का मतलब होता है प्राचीन तौर तरीका। आदिम का मतलब क्या होता है? प्राचीन। आदि मतलब शुरुआती, आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआती। तो मनुष्य पहले जब शुरुआत में एक जगह स्थिर रहता नहीं था। मनुष्य कैसा था? खाना बदोश टाइप का था, स्थानांतरित एक जगह से दूसरे स्थान पर होता रहता था। इसलिए वह कृषि जो कि आदिम तौर तरीकों से की जाती है, प्राचीन तरीके से एक जगह रुक के नहीं की जाती, उसे हम क्या कहते हैं? आदिम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम कृषि। आदिम कृषि को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक स्थानांतरित कृषि और दूसरी है चलवासी या पशुचारण। ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें पशु चराना, भैया हम जैसे कि भारत में आर्य लोग आ गए थे, है ना, या शक लोग आ गए थे। पता है आर्य लोग भारत में पशुओं को चराने के लिए चारागाहों की खोज में आए थे। शक भी बाद में आए थे। आज भी बहुत से लोग आपने देखो हमारे इधर, जैसे कि राजस्थान के लोग भेड़ बकरी ऊंट वगैरह लेके आते हैं, वो आते हैं चरा चरू के चले जाते हैं। बात समझ आ रही? वहां अपना जीवन पालन पोषण वो लोग करते हैं। महत्वपूर्ण कृषि है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि ये ऐसी कृषि है, देखिए खास तौर पर ये कृषि कहाँ की जाती है? ये कृषि की जाती है पहाड़ी इलाकों में। कहाँ की जाती है? पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों से मैं बात करूं, जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, आप देखेंगे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि राज्यों में, वहाँ पहाड़ी इलाका है और वर्षा बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? वर्षा। वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो पहाड़ों पर उन लोगों ने मान लो खेती की, उन्होंने जंगल को साफ किया। अब ध्यान सुनना, पहाड़ों पर जो मिट्टी है, ए पीछे रे, जगते सुना बेटा, जब पहाड़ों पर, पहाड़ ये कोई पहाड़ है, ठीक, इस पर क्या उग रहे हैं? पेड़ उग रहे हैं। क्या उग रहे हैं? पेड़ उग रहे हैं। अब इन पेड़ों के कारण ही, पेड़ों की जड़ों के कारण ही क्या है, इनसे यहाँ पर जो ये जो मिट्टी है, ये हमने कहा ये मिट्टी रुकी हुई है। मिट्टी क्यों रुकी हुई है? पेड़ों की जड़ों के कारण। अब इन पेड़ों को यदि काटा जाए, इन पेड़ों को यदि काटा जाए, तो ये मिट्टी पे वो जुताई करेंगे, इन पे वो खेती करेंगे। उनने खेती कर ली, लेकिन जैसे ही पानी बरसेगा तो अब ये मिट्टी सारी नीचे बह जाएगी। सारी मिट्टी कहाँ बह जाएगी? नीचे बह जाएगी। तो अब यहाँ तो क्या बचेंगे? केवल कंकड़ पत्थर बचेंगे। क्या बचेंगे? कंकड़ पत्थर। अब अगले साल तो खेती करने लायक जमीन रही नहीं। समझ आई मेरी बात? वो ढलान वाले इलाके थे, वहां पर मिट्टी रुकी हुई थी पेड़ पौधों के वजह से। आपने जंगलों को जला के साफ कर दिया। अब जो मिट्टी बची, वो मिट्टी पर आपने खेती की, पर अगले साल जैसे ही पानी बरसा तो वो मिट्टी सब, अब पेड़ थे नहीं, सब नीचे बह गई। अब क्या करोगे आप? तो अब आपको अगली जगह जाना पड़ेगा। वो वहां पर आप फिर पेड़ पौधों को जलाओगे, साफ करोगे और फिर खेती करोगे। ऐसी कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और ये कृषि पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? पेड़ पौधे कट रहे हैं। बात सही में आ रही कि नहीं आ रही मेरी? इस कृषि को अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह, अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ नाम तो आपको मैंने पढ़ाए हैं, जैसे कि मैंने आपको झूम कृषि के बारे में बताया बहुत बार। झूम कृषि भारत के पूर्वोत्तर भारत में, कहाँ कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह में। आपको शायद याद हो, आपको शायद याद हो, तो मैंने कहा था कि इसे दिहांग कहते हैं, इसे सॉरी दाहिया। क्या कहते हैं? दाहिया। दाहिया कहाँ कहते हैं? मध्य प्रदेश में भील जनजाति के लोग क्या करते हैं? दाहिया, है ना। आपको बताया था अब जब मैंने आपको एमपी पढ़ाया था, मध्य प्रदेश पढ़ाया था, एमपी। एमपी, अगर आप में से पढ़ा हो आप लोगों ने, तो आपको बताया था जब मैं मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? जनजातियां। तब मैंने आपको, क्या होगा भैया, तो जब मैंने मध्य प्रदेश की जनजाति पढ़ाई तब मैंने बताया दाहिया कृषि। या आपको मैंने एक और बताया था, आपको याद हो तो, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति करती है व्यवहार कृषि। कौन सी कृषि करती है? बैगा जनजाति कौन सी कृषि करती है? व्यवहार कृषि। उन लोगों का मानना होता है कि भाई जो है बैगा धरती माता के पर हम हाल नहीं चलाते, क्योंकि हल चलाने से धरती माता का सीना फट जाएगा। क्योंकि हम लोग जमीन से पैदा हैं, धरती हमारी माँ है, इसलिए वो ऐसी कृषि करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? व्यवहार कृषि। क्या बोलते हैं? ये भी स्थानांतरित कृषि है। दुनिया की अलग अलग जगह में इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, तो
जैसे मतलब ये किसान है, ये यहाँ खेती कर रहा है, अगले साल यहाँ करेगा, तो यहाँ करेगा, तो ये क्या हो गई, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि का एक टुकड़ा कुछ समय के लिए फसल बोने के लिए चुना जाता है। जब कुछ सालों में उस भूमि के टुकड़े का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो उस भूमि के टुकड़े को कुछ सालों को छोड़कर नए भूमि के टुकड़े को फसल के लिए चुना जाता है। 10-12 साल में उसे छोड़ी गई भूमि पर वनस्पति उग जाती है, तब उसकी कटाई कर फिर से उसकी खेती के लिए तैयार किया जाता है। ये आपके नोट से नहीं लिया गया, बात वही है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, आप समझ गए ना। क्या कह दिया भाई, खेती की उपजाऊपन खत्म हुआ, छोड़ा, अगली जगह पहुंच गए, फिर उसके बाद में फिर वापस आ गए, जंगलों को साफ किया, ऐसी कृषि को क्या कहते हैं अपन, स्थानांतरित कृषि के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, आप इनको अच्छे से याद रखना। आपके नोट्स में नहीं दिए हैं, पीपीटी में से आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है ये। भाई उत्तर पूर्वी भारत में स्थान कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जाना जाता है। जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत में से क्या कहते हैं, झूम कहते हैं, और आंध्र प्रदेश में से क्या कहते हैं, पोडू कहते हैं। क्या कहते हैं, पोडू। जबकि दुनिया में भी झूम कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेरी मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। भारत में झूम कहते हैं, थाईलैंड में तमराई कहते हैं, म्यांमार में तुंग्या, श्रीलंका में चेन्ना, ब्राजील में रोको रोका, ग्वाटेमाला में मिल्पा, और मलेशिया में लदांग। ये आपको याद करना पड़ेंगे, ये नाम भी अटपटे से हैं, आपको एक बार में याद नहीं होंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेना कि भारत में झूम, थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तुंग्या, श्रीलंका में चेन्ना, ब्राजील में रोका, ग्वाटेमाला में मिल्पा, और मलेशिया में लदांग। ये जो है क्या है, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम है। हालांकि सरकारों ने इस प्रकार की खेती पर क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। आप समझ रहे हैं रोक क्यों लगा रखी है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, इसमें हम जंगलों की सफाई कर देते हैं। आई बात समझ, ये वेरी मोस्ट में पूछूं कल आपसे ये सब, ठीक है। अब एक और दी है सोपान कृषि। क्या दी है, सोपान। सोपान कृषि मतलब होती है सीढ़ी नुमा कृषि, आपके नोट्स में भी दी है सीढ़ी नुमा कृषि। क्या दी है, सीढ़ी नुमा कृषि, आपको समझ में आ रही है। अब पहाड़ी इलाके में ऐसी कृषि की जाती है, ये देख रही है सीढ़ियां बन रही, क्या बन रही है, सीढ़ी। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप ऐसी कृषि नहीं करोगे ना, तो पूरी मिट्टी बह के नीचे चली जाएगी। तो क्या बनाते हैं, सीढ़ी 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 बना करके की जाती है, कृषि की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मैदानी इलाकों के अभाव के कारण पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के खेत बनाकर की जाती है, और खेती की जाती है, जिसमें जिसे क्या कहते हैं, सोपान कृषि या सीढ़ी नुमा कृषि के नाम से जानते हैं। बात सही में, ये आपको ये क्यों की जाती है, क्योंकि भाई आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पर क्या नहीं है, प्लेन एरिया नहीं है, पहाड़ी एरिया है। अब खेती तो करना पड़ेगा, पेट तो पालना है, तो वो वहां पर क्या बना लेते हैं, पहाड़ों पर सीढ़ी 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 सी बना लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मृदा का कटाव ना हो, मृदा का कटाव ना हो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्या कि बागानी कृषि की। तो बागानी कृषि से मतलब क्या होता है, बागानी कृषि से तात्पर्य होता है बागानों में उगानी चाहिए, बागान बनाए, छोटे छोटे से क्या बनाए जाते हैं, बागान बनाए जाते हैं। खास तौर पे सीढ़ी नुमा क्षेत्र में भी, जैसे हम कहें अपने असम, मेघालय, या जो है दार्जिलिंग वगैरह जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, जहाँ पर चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, या फिर हम कहते हैं कि अपने पश्चिमी तट कर्नाटक, बागानी कृषि किसे कहते हैं। तो बागानी कृषि तक समझ गए ना, बागान बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं। आपने वो देखोगे ना, वो महिलाएं पीछे वो टांगे रहती हैं, एक गोटा हुआ सो, वो पट्टी टोट टोट के में चाय की भी डालती रहती हैं, वो क्या होते हैं, बागान होते हैं, ठीक है। बागान तथा फार्मों पर की मतलब एक प्रकार के फॉर्म बना दिए, क्या बनाए जाते हैं, फॉर्म बना देते हैं, उनमें बागान बनाए जाते हैं, है ना। की जाने वाली खेती को बागानी कृषि कहते हैं। इस कृषि में विशिष्ट प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, जैसे कि क्या, केला, रबड़, चाय, कॉफी, कोको, ठीक है, आदि फसलें पैदा की जाती हैं। इस प्रकार की कृषि के 4 क्षेत्र हैं। मध्य अफ्रीका का गिनी तट, अफ्रीका का गिनी तट, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, पूरा समझ गए ना, दक्षिण पूर्वी, अरे अरे देखो, मध्य अफ्रीका गिनी तट, गिनी तट मतलब कौन सा इलाका, ये इलाका, कौन सा इलाका हो गया, ये वाला इलाका। दक्षिण पूर्व एशियाई देश मतलब कौन से, ये पूरे भारत का पूरा, असम,
मिजोरम, त्रिपुरा, म्यांमार, ये इलाका, और ये बर्मा, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये कौन सा इलाका है पूरा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। समझ में आई बात मेरी? ये पूरा क्षेत्र, साथ में ही लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब कौन सा? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि दुनिया में जहां जहां पर भी कैसा क्षेत्र है? गर्म क्षेत्र है। गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब क्या? भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया। ठीक है। वाणिज्यिक कृषि, तो वाणिज्यिक कृषि मतलब जो व्यापार के लिए कृषि की जाती है। जैसे मैंने कहा, इस प्रकार के कार्य में बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किया जाता है। पूंजी और मशीनों की सहायता से कृषि हेतु भूखंड भी कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। इसका उद्देश्य, ये खास तौर पे ये अमेरिका वगैरह में देखोगे तो सैकड़ों बीघाओं के खेत हैं, है ना, हजारों बीघाओं का एक खेत है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं। क्योंकि पूरा उद्देश्य क्या है? देखो, व्यापारिक फसल भी क्षेत्र के हिसाब से तय की जाती है। हमारे इधर गेहूं क्या है? खाद्यान्न फसल क्या है? हम उसे मुख्य तौर पर खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए उगाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप पहुंच जाओ अमेरिका, अमेरिका में तो आप देखते हैं प्रेरीज के बड़े बड़े मैदान हैं। वहां पर तो मक्का, गेहूं, बड़े बड़े मात, आप कभी देखना, आप कभी यूट्यूब वगैरह आप सर्च करोगे तो आप देखोगे अमेरिका के खेत, अमेरिका के किसान, तो अपने से किसान नहीं है साहब। खेत ये एक जो हमरो हमरो और नेक्स्ट खेत है ना, जहाँ मेड़, या दूसरे की मेड़ लग गई जहां से, तो वो बाकी मेड़, मेड़ कुल कील रहा है, ने एक पंजा देगा उस बोला लठ लेके आ गओ। ये देख देख से खेत, भाई बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बड़े बड़े हैवी हैवी ट्रैक्टर, हैवी हैवी हार्वेस्टर, हैवी हैवी मशीन चलती हैं, है ना। चले गए जहां से लेकर आती खेत, एक ही खेत है वो, उनको इतने लंबे लंबे खेत हैं। वो वहां पर गेहूं वगैरह जो उगाते हैं। अब अमेरिका के लोग वो रोटी वोटी तो खाते नहीं हैं, रोटी तो खाते ही नहीं है वो लोग, वो तो उल्टी सी चीजें खाते हैं पूरे, है ना, ब्रेड वगैरह, और वो न जाने का वो आलू का फतरा खाते हैं। 7 दिन का खाना उनके पास, तो खाना बनाने को टाइम नहीं है, पता। ये जो परंपरा आ गई है, लोगों ने खाना बनाने का भी समय नहीं बचा। वो 7 दिन का, 8 दिन का खाना एक साथ बना बनाया मंगा के फ्रिज में पटक दिया, अब बस खा रहे हैं वही, डबल रोटी वे, बड़े बड़े ब्रेड ब्रेड वही सब चीजें खाते रहते हैं। क्यों? तो खाना बनाने का समय किसके पास है? सब बिजी हैं। हस्बैंड भी जॉब जॉब को चला गया सुबह 7 बजे से, और वाइफ भी चली गई। बच्चे जो है उनके लिए अलग प्ले स्कूल पे, या जो है बहुत से अलग अलग वो बना दिया उन्होंने, कोई यही नहीं। मतलब आजकल भी हम भी धीरे धीरे इस परंपरा की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने भी फास्ट फूड को अपना लिया। फास्ट फूड मतलब क्या होता है? बना बनाया उठाया और बस खा गए, मैगी टाइप, 2 मिनट है, बनाओ फटाफट होता है, खा गए, है ना, पोहा मुआ खा गए। कुछ चीज़ें रह रहे हैं अपन अपन जैसे गांव के लोग हैं या किराए से रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने पता है कि अपन कैसे दिन काट रहे हैं, ऐसे दिन काटते हैं वो अमेरिका में, अमेरिका के लोग। उनके भाई इतनी फुर्सत थोड़ी है कि चलो आज तो दाल बाटी बनेगी कहीं, आज तो भैया चीला बन जान दो, है। ऐसा थोड़ी है कि चलो कच बात समझ रहे हो? अच्छा मौसम हो रहा, भजिया बने, ठंड सी लग रही है। तो वाणिज्यिक कृषि बड़ा मतलब जो सब व्यापार के लिए की जाती है, क्या की जाती है? व्यापार के लिए। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें अनाज बोते, इसमें क्या बोलते हैं? वाणिज्य में बेचने के लिए क्या बोल रहे हैं? अनाज बोल रहे हैं। इस प्रकार कृषि में व्यापार के उद्देश्य से फसलों को उत्पादन किया जाता है। मुख्य फसल क्या है? गेहूं। अब चूंकि गेहूं हमारे लिए वाणिज्य नहीं है, हमारे लिए तो क्या है? खाद्यान्न है। लेकिन अमेरिका में क्या हो गया? वाणिज्य हो गया। हमारे इधर क्या है? सोयाबीन क्या हो गया? वाणिज्यिक हो गया। कपास क्या है? वाणिज्यिक है। गन्ना है, वाणिज्यिक है। वाणिज्यिक कह दूं, व्यापारिक कह दूं, या नकदी कह दूं? क्या कह दूं? वाणिज्यिक, व्यापारिक, नकदी, औद्योगिक भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? औद्योगिक, एक ही बात है। मिश्रित कृषि कैसे होती है? इस प्रकार की खेती यूरोप, पूर्व संयुक्त अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। रोपण कृषि, समझ गए? रोपे जाते हैं। क्या रोपे जाते हैं? पौधे, छोटे छोटे पौधे, जैसे आप पौधे लगा लो पहले, फिर उनको खेतों में रोप दो। सब्जियों की खेती, धान की खेती, है ना। हालांकि आजकल तो धान ऐसी भी आ गई है कि अपन बात सीधी मशीन में डाल के बो देते हैं। लेकिन वह बन नहीं निकला भाई साहब की, जो निकलती है कौन सी? गड़ा बना के पहले पौध लगाओ, फिर धान को रोपो। टमाटर, पपीता, बागबानी, ये सब। इस प्रकार की कृषि को मुख्य क्षेत्र है
इस प्रकार की कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश समझते हो ना, जहां पर भूमध्य रेखा के आसपास। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कैवा, भारत और श्रीलंका में चाय की खेती इस प्रकार की प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार की खेती में चाय, कैबा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती। सिंचित कृषि किसे कहते हैं? भाई नाम सही में आ रहा है, जहाँ पानी देने की क्या होती है? व्यवस्था होती है। क्या होती है? पानी देने की, सिंचाई की व्यवस्था होती है। देखिए, रक्षित रक्षित सिंचाई कृषि मतलब क्या है? इस कृषि में आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाया जाता है। सिर्फ इसलिए सिंचाई की जा रही है कि भाई आर्द्रता की कमी ना हो। उत्पादक ये इसलिए की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है आपको? पैदावार लेना है। ये सिंचाई जहाँ पानी की बहुत ही कमी है, वहां से इसलिए पौधों को पानी दिया जा रहा है कि पौधे नष्ट ना हो जाएं। और उत्पादक सिंचाई कृषि मतलब क्या? कि वहां पर हम, अब आप जैसे मान लो अपन ने एक पानी दे हो गेहूं में, सिर्फ इसलिए पानी दो तो कि अपने गेहूं सूख ना जाए। और तुम पे कुआ में हुक्का पानी है, वो तुमने हम 7 पानी देता है, तो 12 को 15 को करो। तो काय के लिए सिंचाई की गई? वो उत्पादकता बढ़ाने के लिए काय के लिए की गई। हालांकि ये सब चीजें वैसे ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ये पढ़ने वाली चीजें नहीं। वो तो नोट्स में दिए तो मैंने पढ़ा दी, तुमने कहा कि तुम के दूसरा ने कभी छोड़ दे को दिखा है, तो है कछ नहीं है। ठीक है। इस प्रकार का मुख्य उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाना। 5-7 पानी देता है गेहूं में, खूब उग के पानी देता है, धान गड़ा भर रहा है। कृषि किसी भी देश की आधारशिला होती है। आप जानते हैं भारत तो वैसे ही कृषि प्रधान देश है। और जो प्राथमिक सेक्टर होता है ना, जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो जो प्राइमरी क्षेत्र होता है उसमें क्या आता है? कृषि आती है। क्या आती है? कृषि। प्राइमरी क्षेत्र में केवल उत्पादक आते हैं, जो पैदा करने वाले होते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण आता है। क्या होते हैं? फैक्ट्रियां आती हैं, कारखाने आते हैं, उद्योग आते हैं। जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जो कुछ बनाया जा रहा है वो द्वितीय क्षेत्र में आ रहा है। और तृतीय क्षेत्र में क्या आती हैं? सेवाएं आती हैं। क्या आती हैं? सेवाएं। नौकरियां आती हैं, सर्विसेज आती हैं, है ना। जैसे कि हॉस्पिटल है, वहां कुछ बनाया नहीं जा रहा, ना कुछ पैदा किया जा रहा, ना कुछ बनाया जा रहा, वहां पर सिर्फ इलाज किया जा रहा है। स्कूल है, स्कूल है, ना कुछ बनाया जा रहा है, ना कुछ उत्पादन हो रहा है, वहां पर क्या बना कि बच्चों को शिक्षित किया। ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र, है ना। ये तृतीय क्षेत्र होता है। इकोनॉमिक्स, बस हालांकि इकोनॉमिक्स अपन का हाथ नहीं ज्यादा, ऐसे नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। पर पूरे विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर पर क्या होती है? खेती होती है। खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल, मक्का। नकदी फसलें मसाले, गन्ना, तंबाकू। बागानी फसलें कॉफी, चाय, रबर, समझ रहे। और रिश्तेदार फसलें कपास, जूट, जिनसे क्या बनती हैं? रस्सियां बनती हैं। अब इसके बाद में हम एक एक फसल को पढ़ेंगे, एक एक फसल को पढ़ेंगे। जैसे कि चावल है, गेहूं है, मक्का है। 12-15 फसलें ऐसी हैं जिनके बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है। 12-15 फसलें ऐसी हैं जिनके बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है। बाकी फसलें ऐसी हैं कि उन्हें ज्यादा उनके बारे में टेंशन की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स में दी हैं। नोट्स से भी अच्छी मैं आपके लिए ये लाया हूँ इस मटेरियल बना के, तो इसमें आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो नोट्स में वो यहाँ है, अलग से कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा और अच्छे बता दिया यहाँ पर। जैसे कि चावल की बात करें तो चावल एशिया की प्रमुख धान, सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है? चावल एशिया में। पूरे विश्व में 90% चावल एशिया में पैदा होता है। और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन वाले प्रमुख 3 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे इंडोनेशिया। कम से कम अपन पहला और दूसरा तो याद कर ही लें, दूसरा तीसरा याद हो जाता अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरा जरूर याद हर फसल का। 12-15 फसलें ऐसी हैं जिनके आपको पहले उत्पादक और दूसरे उत्पादक याद रखना है ना। जैसे चीन और भारत। चीन पहले पे। चावल की फसल के लिए सर्वाधिक 43 मिलियन हेक्टेयर कहाँ है? भारत में। भारत में जमीन पे ज्यादा उगता है चावल, लेकिन चावल पैदा कहाँ ज्यादा होता है? चीन में। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी किस्म की वे नहीं है, फसलें नहीं है, बीज नहीं है, या उतना हमारे पास उतनी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास पानी की क्या है? कमी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो ऐसे ही, जबकि चीन के पास चावल की खेती के लिए 30 मिलियन हेक्टेयर है, फिर भी चीन भारत से ज्यादा उत्पादन करता है, क्योंकि भारत में जो क्षेत्र है उसमें सिर्फ आधे भाग पर ही सिंचाई होती है। ये दिया भारत में, आप देखिए, अब भारत, ये भारत का मैप है, ठीक है। जो दिख रहा है ना आपको, हरा हरा इलाका, इसी इलाके में सिंचाई है, बाकी तो, बाकी इस पश्चिमी इलाके में क्या नहीं है? सिंचाई नहीं है, ठीक है। पश्चिमी इलाके में क्या नहीं है? सिंचाई नहीं है। अब अकेले इस इलाके में सिंचाई है। ये देखो आप,
ये इलाका, ये इलाके सबसे चाहिए बस। बाकी ये पूरा कैसा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है। एफएओ खाद्य एवं कृषि संगठन है, आप जानते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। मैं वैसे ही पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है।